दर्द हमारा कोई न जाने। आपने एक गरम तवे को छुआ और आपका हाथ मतलब बिजली की तेजी से पीछे हट गया। आपको तो सोचने का भी मौका नहीं मिला। और दूसरी तरफ ये सोचिए कि एक छोटा बच्चा कैसे धीरे धीरे सालों में एक वयस्क बनता है। उसकी आवाज बदलती है, लंबाई बढ़ती है। बिल्कुल, एक प्रक्रिया जो पलक झपकते ही हो जाती है और दूसरी जिसमें सालों लग जाते हैं, ये दोनों ही हमारे शरीर में हो रही हैं। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर ये करता कैसे है, और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। हाँ, आज हम शरीर के दो बड़े कंट्रोल सिस्टम्स पर बात कर रहे हैं। एक है नर्वस सिस्टम यानी हमारा तंत्र का तंत्र, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, सब मुझे ही करना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम, हाँ, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है शरीर की सभी गतिविधियों में तालमेल बिठाना। इसके दो मेन हिस्से हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल, आप इसे शरीर का मेन सर्वर रूम या कमांड सेंटर समझ सकते हैं, जहां सारी जानकारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर सीएनएस मेन प्रोसेसर है तो फिर दूसरा हिस्सा यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस, उसकी जरूरत ही क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, आपका कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे कोई केबल ही ना जुड़ा हो, ना कीबोर्ड का ना स्क्रीन का, तो क्या होगा? वो तो बस एक डब्बा है। सही। तो पीएनएस वही केबलिंग का नेटवर्क है। ये वो सारी नसें हैं जो हमारे कमांड सेंटर यानी सीएनएस को शरीर के हर कोने से जोड़ती हैं। समझ गई। और इस पूरे नेटवर्क की सबसे छोटी और सबसे जरूरी यूनिट है न्यूरॉन, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। हाँ, एक न्यूरॉन के मोटे तौर पे 3 हिस्से होते हैं। सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स जो एंटीना की तरह सिग्नल पकड़ते हैं, और एक्सॉन जो एक लंबे तार की तरह सिग्नल को आगे भेजता है। जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है तो वो उस गैप में कुछ खास केमिकल्स छोड़ता है। केमिकल्स? हाँ, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल्स तैरकर अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और उसमें एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू कर देते हैं। मतलब ये एक रिले रेस की तरह है, लेकिन इसमें बैटर्न फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और यही केमिकल गैप, ये सिनेप्स, ये सुनिश्चित करता है कि सिग्नल हमेशा एक ही दिशा में जाए। वाह! टेक्स्ट बुक में एक और तकनीकी बात का जिक्र था, पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड स्टेट्स के बारे में। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। इसे ऐसे समझिए कि एक न्यूरॉन आराम की हालत में एक चार्ज की हुई बैटरी की तरह है। बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव। यह है पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है। जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है, मेम्ब्रेन में एक दरवाजा खुलता है और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ दौड़ पड़ता है। बस उसी पल के लिए उस जगह का चार्ज उल्टा हो जाता है। यह है डीपोलराइज्ड स्टेट। अच्छा। और चार्ज बदलने की यही लहर बिजली के करंट की तरह एक्सॉन पर आगे बढ़ती है। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि चलिए अब केबल से निकलकर मेन सर्वर रूम पर आते हैं, यानी सीएनएस। ब्रेन के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सही। इसे ऐसे सोचें कि दिमाग में 3 बॉस बैठे हैं। सबसे बड़ा बॉस है सेरिब्रम, जो फोरब्रेन का हिस्सा है। ये सीईओ है, जो सोचता है, याद रखता है और सारे वॉलंटरी काम के फैसले लेता है, जैसे बोलना या चलना। हाँ। फिर आता है सेरिबेलम, जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ये कंपनी का समझिए एथलीट या डांसर है। ये बॉडी का पूरा बैलेंस और मूवमेंट संभालता है। और तीसरा सबसे जरूरी है मेडुला। ये है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये चुपचाप ये पक्का करता है कि दिल धड़कता रहे और सांसें चलती रहें, चाहे आप सो भी क्यों ना रहे हो। ये हमारा ऑटो पायलट है। ये तो कमाल है। लेकिन ये दोनों ही यंग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बहुत नाजुक है। इनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है। अपन का टेक्निक बताएगा। प्रकृति ने इन्हें किसी खजाने की तरह सुरक्षित रखा है। ब्रेन एक हड्डी के बक्से में बंद है, जिसे हम खोपड़ी या क्रेनियम कहते हैं। और इसके अलावा
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों 3 झिल्लियों की परतों से ढके होते हैं जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। अच्छा, और स्पाइनल कॉर्ड के लिए रीढ़ की हड्डी भी तो होती है? जी, वर्टेब्रल कॉलम उसे अतिरिक्त सुरक्षा देता है। अब एक और कमाल की चीज पर आते हैं। मजा नहीं आ रहा है। आपकी चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा प्रेमिका ने प्यार से जो भी अरे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे गरम तवे पर हाथ लगते ही उसका पीछे हट जाना। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे नर्वस सिस्टम का इमरजेंसी एग्जिट है। ये इतनी तेजी से होता है क्योंकि इसमें फैसला लेने के लिए सिग्नल ब्रेन तक जाता ही नहीं है। 1 मिनट, ब्रेन तक जाता ही नहीं तो फैसला कौन लेता है? फैसला स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो जाता है। मतलब मेरा दिमाग फैसला ले उससे पहले मेरी बॉडी एक्शन ले चुकी होती है। बिल्कुल। जैसे ही हाथ गर्म चीज को छूता है, त्वचा के रिसेप्टर्स दर्द का सिग्नल एक सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। ओके। स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन तुरंत एक मोटर न्यूरॉन को कमांड देता है और वो मोटर न्यूरॉन उस कमांड को हाथ की मसल्स तक ले जाता है। और मसल्स सिकुड़ जाती हैं और हाथ पीछे। एग्जैक्टली। ये सब 1 सेकंड के कुछ हिस्सों में हो जाता है। दर्द का एहसास तो तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड बाद में आराम से ब्रेन को एक FYI मैसेज भेजता है। कमाल है। तो ये नर्वस सिस्टम तो सच में शरीर का 5G नेटवर्क है। लेकिन हर काम तो फटाफट नहीं होता ना, जैसे ग्रोथ, उसमें तो सालों लगते हैं। ये कोई व्हाट्सएप मैसेज तो है नहीं, ये तो एक बहुत धीमी सालों तक चलने वाली चिट्ठी है। इस चिट्ठी को शरीर में कौन पहुंचाता है? यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम की, जिसे हमने पोस्टल सर्विस कहा था, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ। ये सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सीधे खून में छोड़े जाते हैं, इसीलिए इन्हें डक्टीज ग्लैंड्स भी कहते हैं ना? बिल्कुल। और खून इन्हें पूरे शरीर में पहुंचा देता है। स्रोतों में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये शरीर के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। ये ग्लैंड ब्रेन के ठीक नीचे मटर के दाने जितनी होती है, लेकिन इस शरीर के बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अच्छा। जैसे इसका अगला हिस्सा ग्रोथ हार्मोन बनाता है और साथ ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH भी बनाता है, जो थायराइड ग्लैंड को अपना काम करने का सिग्नल देता है। और थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन में होती है, स्रोतों में थायरॉक्सिन हार्मोन और आयोडीन के बीच एक जरूरी कनेक्शन बताया गया है। हाँ, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मतलब शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए आयोडीन जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर खाने में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायरॉक्सिन बनाने के चक्कर में फूल जाती है। इसी हालत को गेंगा या गोइटर कहते हैं। और उस इमरजेंसी हार्मोन का क्या, जिसे लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एड्रेनलिन। वो आता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो हमारी किडनी के ऊपर टोपी की तरह बैठी होती हैं। हाँ। किसी भी इमरजेंसी में, चाहे सामने कोई कुत्ता आ जाए या बॉस बुला ले, ये ग्लैंड्स खून में एड्रेनलिन छोड़ देती हैं। और फिर दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज। हाँ, खून में शुगर का लेवल हाई, ताकि मसल्स को तुरंत एक्शन के लिए एनर्जी मिले। ये हार्मोन आपको कुछ पलों के लिए सुपरमैन बना देता है। क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ तो ऐसा ही लिखूंगा ना, मैं तो कभी थोड़ी हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा दिल का जो भार था ना, वो एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। ये तो हो गई इंसानों की बात, लेकिन पौधे भी तो अपने माहौल पर रिएक्ट करते हैं, बस बहुत धीमी गति से। उनके पास ना तो ब्रेन है, ना नर्वस सिस्टम, तो वो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? पौधे भी हार्मोन्स और मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्रोतों में 2 तरह की मूवमेंट्स बताई गई हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मतलब जो दिशा पर निर्भर करती हैं। सही पकड़ा। जैसे फोटोट्रॉपिज्म यानी पौधे का रोशनी की तरफ मुड़ना। ये कैसे होता है? ये ऑक्सिन नाम के एक प्लांट हार्मोन का कमाल है। जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो ऑक्सिन हार्मोन तने के छाया वाले हिस्से में जमा हो जाता है। अच्छा। ऑक्सिन का काम है कोशिकाओं को लंबा करना, तो छाया वाले हिस्से की कोशिकाएं ज्यादा तेजी से लंबी होती हैं। नतीजा तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। कितना सरल और जीनियस तरीका है। और दूसरी ट्रॉपिक मूवमेंट्स? इसी तरह जियोट्रॉपिज्म में जड़ें हमेशा ग्रेविटी की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं, और हाइड्रोट्रॉपिज्म में जड़ें पानी के सोर्स की तरफ। ठीक है। और नेस्टिक मूवमेंट्स ये गैर दिशात्मक होती हैं। हाँ। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है छुई मुई का पौधा, मिमोसा प्यूडिका। जी,
जब आप उसकी पत्तियों को छूते हैं तो वे तुरंत सिकुड़ जाती हैं, चाहे आप उन्हें किसी भी दिशा से छुएं। ये ग्रोथ की वजह से नहीं होता है ना? नहीं, ये पत्तियों की कोशिकाओं में पानी के दबाव में अचानक बदलाव के कारण होता है। जैसे ही खतरा टलता है, पानी वापस भर जाता है और पत्तियां खुल जाती हैं। तो पौधों में भी ऑक्सिन जैसे ग्रोथ को बढ़ाने वाले और अब्सिसिक एसिड जैसे ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स होते हैं। मतलब वहां भी एक बैलेंस का खेल है। बिल्कुल, पौधों में ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और उसे रोकने वाले हार्मोन्स के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है। यही संतुलन बीज के उगने से लेकर पत्तियों के झड़ने तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो गर्म चीज से हाथ हटाने की बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया से लेकर सूरज की तरफ एक पौधे के धीमे झुकाव तक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हर जिंदा चीज का एक फंडामेंटल हिस्सा है।